बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आस्पेक्ट टीवी। मैं हूं हबीबुल्लाह और वाशिंगटन से मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अलियास साहब। और आज लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ कानूनदान मोहम्मद अजहर सदीक साहब। आप अक्सर उन्हें टॉक शोज पे देखते रहते हैं। आज हम सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बातचीत करेंगे, क्योंकि इलेक्शन के सेनेट के हवाले से मौजूदा सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत ने एक तरफ तो सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑब्जर्वेशन के लिए उनकी पिटीशन मौजूद है। इस हवाले से आईनी सूरत हाल क्या है। तो सबसे पहले मोहम्मद अजहर सदीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और अलियास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अलियास साहब, इस हवाले से आप क्या पूछना चाहेंगे और आपके जहन में क्या है इस हवाले से, क्या सवाल बनता है आपका? जी सदीक अजहर साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर वो कौन से हालात थे कि जब रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में था कि इन्हें एक ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह साहब और इलियास साहब। नाइस टू हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ओवर हियर इन यूएसए और व्हाइल आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान। और यानी यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि हमारे पाकिस्तानी कितना कंसर्न है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ। देखिए, पहली तो बात बड़ा वाजे है, अभी रिसेंट आपने वीडियो लीक देख ली होगी, तो 1 अरब कोई 20 करोड़ रुपए के करीब की है, जो 5-5 करोड़ रुपया जी एक जी एमपीए ने केपीके के हवाले से लिया और पीपल्स पार्टी के 2 जो है ना सेनेटर बन गए। 7 सीटें थी, 16 वोट चाहिए थे, तो 32 टोटल वोट चाहिए थे। ये तो आपके सामने आ गया। जी अब क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, हम थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर चले जाएं, मैं बाद में आपके सवालों की तरफ आता हूं, लेकिन हिस्ट्री बयान करना बड़ा जरूरी है। जी जी 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन किया बड़ी सियासी जमातों ने, तो उसकी शिक नंबर 23 थी, क्लॉज 23 थी कि शो ऑफ हैंड और ओपन बैलेट के जरिए ये सेनेट के इलेक्शन होंगे। फिर 2015 के अंदर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि बैठ के इसको देखा जाए, लेकिन वो नहीं लेके आना चाह रहे थे। बुनियादी वजह है कि ये आसान तरीका है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर बिजनेसमैन साथ रखें और वोट खरीदो फरोख्त करके सेनेट में बड़े आराम से इलेक्शन जीत जाएं। जी अब जी सवाल ये है कि अब सवाल बड़ा सिंपल सा था कि आइन का जो हमारे आइन है पाकिस्तान 77 में सेनेट के हवाले से और पूरे इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से चैप्टर 8 मौजूद है, जिसमें प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या क्या काम करने हैं। तो इसी आइन का आर्टिकल 226 है, ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर हैज टू बी हेल्ड थ्रू सीक्रेट बैलेट। अब ये जी वो सवाल था, सीक्रेट बैलेट का लफ्ज लिखा हुआ था यहाँ पर। अब जो सवाल जो रखा गया यहाँ आइन, अगर आर्टिकल 59 को देखें तो 59 में सेनेट की सीटें बताई गई हैं। ये नहीं बताया गया कि ये इसका इलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा। जैसे अगर देखें, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखे वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। तो ये वो खला था। और अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल लेकिन एक्ट 1976 को साथ रखते हुए इलेक्शन एक्ट 19 सेनेट इलेक्शन 1975 को देखें, तो वहां भी लिखा गया था कि इलेक्शन होंगे सीक्रेट बैलेट से, सीक्रेट बैलेट से होते रहे। और नया इलेक्शन जब बना एक्ट 2017 का, तो 122(6) के अंदर जो है ना वो रख दिया कि इलेक्शन हैज टू बी थ्रू सीक्रेट बैलेट। अब ये सवाल था कि 2 केस आए, एक बलोचिस्तान हाई कोर्ट से, एक सिंध हाई कोर्ट से, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के हवाले से था ओपन बैलेट और ये सीक्रेट बैलेट और ओपन बैलेट के हवाले से। तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो कि अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो इस तरह मर्जी कर लिया जाए। इसीलिए फिर उन्होंने बजाय ये कि इनके पास अक्सरियत नहीं थी, जी जी यानी अगर एक्ट में तरमीम करनी थी तो इनके पास अक्सरियत नहीं थी, इसीलिए अजहर साहब, बाकायदा इसमें फिर उन्होंने प्लान किया। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें मुझे थोड़ी सी वजाहत इसमें फरमाएं कि आर्टिकल 226 में तो बड़ी वजाहत से लिखा है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के अलावा बाकी तमाम इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होंगे। तो उसमें सेनेट का शामिल नहीं होता क्या सर? देखिए, अब ये यही तो बात है ना कि अगर और जो इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जी बड़ी जी मजेदार बात बताऊं आपको कि जो मार्शल के दौर में इलेक्शन हुए
उसके लिए आर्टिकल 226 डाला गया है, यानी यहाँ जो आइन के अंदर 272 डाला गया कि जिसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया कि जो वो इलेक्शन हुए हैं सूबाई असेंबलियों के या नेशनल असेंबलियों के, वो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ से जो समझने वाली बात है कि देयर इज अ कंफ्यूजन, यहाँ पर कंफ्यूजन बड़ी वाज़ेह तौर पर है। अब 3 जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, एक है एपलेट जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट से फैसला जाता है, दूसरी जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 184 की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन है, तीसरी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में वो पिटीशन ले गए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। अब वजह ये है मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब ये मामला ऑलरेडी पेंडिंग था तो फिर क्या जरूरत पेश आई कि उन्होंने ऑर्डिनेंस इतनी उजलत में पेश किया और उसकी वजह से इतना एक हंगामा खड़ा हो गया सारे मुल्क में। और जैसे आपने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट्स के जरिए होंगे, तो अब उन्हें क्या मुश्किल दरपेश आ रही है कि वो टोटली इसके अगेंस्ट जा रही है? अच्छा, पहले तो मैं सिंपल सा जवाब दे दूं कि तो तमाम सियासी जमातों को मुश्किल इसलिए पेश आ रही है कि उनके अपने जो एमएनए या एमपीएस वो टूटे हुए हैं और पैसा लगा के वो वोट खरीदना चाहते हैं कि पीटीआई की सेनेट में अक्सरियत ना हो सके। तो पहले तो ये परेशानी है उन सब लोगों को कि सेनेट में अगर अक्सरियत हो जाएगी तो बड़ा मसला बन जाएगा उनके लिए। अब सवाल बड़ा सिंपल, आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया है। जब इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस हो जाए तो एक्ट में कोई तरमीम नहीं हो सकती, कोई अब वजह है कि इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस होने वाला है, उससे पहले एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में फैसला कोई आया नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कंडीशनल लेजिस्लेशन की है कि ये जो ओपन बैलेट है इसका इतलाक तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट एपलेट जुरिस्डिक्शन में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में फैसला दे देगी। तो ये वो बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस पहले लाया गया है। और साथ साथ आपने देखा कि आर्टिकल 226 के तहत भी तरमीम उन्होंने डाल दी। वो लहदा बात है, विन ओवर करने के लिए पब्लिक सेंटिमेंट्स को सामने रखते अक्सरियत तो इनकी 2/3 अक्सरियत तो है नहीं है, और वो तरमीम इसलिए उन्होंने दी। और ये भी तरमीम 122(6) सब आर्टिकल सब सेक्शन 6 के अंदर जो जिक्र किया गया है कि सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे, इसीलिए ये भी तरमीम नहीं लेके आए नेशनल असेंबली में, क्योंकि सेनेट में अक्सरियत नहीं थी तो कामयाब नहीं होनी चाहिए ऑर्डिनेंस के जरिए। लेकिन अजहर साहब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामान की सुपरमेसी को किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज किया है कि उन्होंने सारी इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाल दिए कि वो इसके ऊपर, यानी ये काम तो पार्लियामान का था कि वो अगर आईनी तरामीम की जरूरत थी और इसमें सेनेट के इलेक्शन में मुरवजा तरीक़ेकार को बदलना था तो पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है, उसे अमेंडमेंट करनी चाहिए थी, ना कि इसको ये बाल जो है ना सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में फेंक दिए कि वो इसके ऊपर यानी स्पेस दे दी है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो। इस तरह तो आने वाले वक्त में बहुत सारे मामलात में फिर सुप्रीम कोर्ट जंप कर जाया करेगी और पार्लियामान की सुपरमेसी कंप्रोमाइज हुआ करेगी। ये मैं थोड़ी सी बात इनकी आगे बढ़ाना चाहूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखें, कानून साजी के लिए जो अदारा है और जो मुतलका फोरम है वो पार्लियामेंट है। तो थोड़ा सा ऐसा करने से एक व्यू आया है कि जैसे पार्लियामेंट को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो हुकूमत की जो डिजायर है उनके मुताबिक कोई फैसला दे। आप इसके बारे में जरा फरमाइएगा। देखिए, बुनियादी तौर पर ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम इदारा है, सुप्रीमेसी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो सुप्रीम इदारा कहाँ है जहाँ कानून साजी होनी है या आइन साजी होनी है, जहां उसकी इंटरप्रिटेशन होनी है तो इंटरप्रिटेशन तो आपकी अदालतों ने करनी है। इसीलिए एपलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर कि क्या सेनेट के इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, इसीलिए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये मामला लेकर गए। हालांकि मैंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की थी कि 122(6) जो है ये अल्ट्रा वायरस दी कॉन्स्टिट्यूशन है, सेनेट के इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट मामला चल रहा है, आप जेरे इल्तवार रखें। अब बात बड़ी सीरियस है कि तरमीम जो करनी है, तरमीम का बिल तो उन्होंने रख दिया, तरमीम करने के लिए तैयार नहीं है। और हम सब ने देख लिया कि यहाँ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं उस वीडियो स्कैंडल आने के बाद, तो क्लैरिटी हो गई। अब उस क्लैरिटी की बात यह है कि गवर्नमेंट चाहती ये है, जो मौजूदा गवर्नमेंट चाहती ये है कि किसी तरह भी सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे।
इसलिए उन्होंने दूसरा उनके पास रेमेडी थी कि अगर फर्ज करें कल सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे देती है तो उस वक्त तक इलेक्शन स्केड्यूल या शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, तो वो तरमीम नहीं कर सकते। वो तरमीम कंडीशनल लेजिस्लेशन की है उन्होंने, और ये ऑर्डिनेंस किसी वक्त स्टेज के ऊपर भी वापस लेके दोबारा दायर किया, दोबारा नया लाया जा सकता है। आर्टिकल 89 इस हवाले से बड़ा क्लियर है। तो मैं जो कोई भी है इंटेलिजेंट मूव किया उन्होंने, वो एक अलहदा इशू है कि कंडीशनल लेजिस्लेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, उसमें क्या पैरामीटर्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो तो हम सब देख सकते हैं। उससे बड़ी एक लंबी डिबेट हो सकती है, मुझे भी रिजर्वेशन इस हवाले से कई है, लेकिन बात यही है कि इसके अलावा उनके पास हल कोई नहीं था। और कल अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये ऑर्डिनेंस खत्म हो गया। अगर वो कह देती हैं कि ये अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो इस ऑर्डिनेंस का इतलाक हो जाएगा और सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से होंगे। ये बताइएगा कि आपने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इसको कंडेम किया है और उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है कि इसमें हुकूमत की मैलाफाइडी नजर आती है। इसके अलावा आप देखें कि तमाम जो बिग मीडिया और डिफरेंट मतलब एक्टिविस्ट हैं वो सारे ही एकदम से इसकी मुखालफत में आ गए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक पाकिस्तान बार काउंसिल का ताल्लुक है, जो कि हमें तो पता है, आप लोग सबको अंदाजा है कि वहां पर सियासी लोग ज्यादा आते हैं। वहां मेरिट पे तो बात है नहीं कि आपने कोई टेस्ट दे के आए हैं, आप पैसे लगा दें। यहाँ जैसे हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल या बार काउंसिल के इलेक्शन में आपको भी पता है पैसे कितने लगते हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन भी सेनेट की तर्ज के ऊपर ही होता है। तो वहां ज्यादातर सियासी लोग हैं, वो सियासी जंग चल रही है। मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN या और कई जमातों ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, मुझे इससे कंसर्न कोई नहीं है, लेकिन मैं कुछ अंदर की बातें जानता हूं कि वहां जहां तक, और दूसरी जहां तक है पाकिस्तान बार काउंसिल का काम का, यानी मैं नहीं समझता कि हुकूमत के मामला में मुदाखलत से है। अब सेनेट ये इलेक्शन कैसे होने हैं कैसे नहीं होने, इसका बार काउंसिल का क्या ताल्लुक है? ये तो पार्लियामान जाने, हमारी अदालतें जाने, पाकिस्तान बार काउंसिल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान। और दूसरी जहां तक है हमारे राइट एक्टिविस्ट या बाकी सब लोगों ने बात किया, तो एक नुक्ता नजर के लोग हैं जो सारे जो चाहते ये हैं कि ये गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से फेल हो जाए, और वो जो मकासद हासिल करना चाहते हैं, वो जो उनके माइंड में चीजें हैं सारी, यानी अब देखा जाए तो इसमें हर्ज क्या है? ट्रांसपेरेंसी की बात है। आज वो कहते हैं हमें एतमाद में नहीं लिया गया। भाई बात तो बड़ी वाज़ेह है, क्या ओपन बैलेट से इलेक्शन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। तो ये कहा जाता है कि जनाब को जमीर के मुताबिक वोट देना जाता है। अभी सियासी जमातों में जमीर कहाँ से आ गया? पार्टी बेस पे इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के होंगे, कुछ नून लीग के होंगे, कुछ PTI के होंगे। वो वोट छोड़ के जब देंगे दूसरी सियासी जमात को देंगे। तो यहाँ तो बड़ी क्लैरिटी है, यहाँ तो कोई जमीर बिकने की बातें नहीं है। ये आपने आप सही फरमा रहे हैं। इसमें जो है ना, अगर अखलाकी तनाजुर में भी देखा जाए, जो अपोजिशन की जमातें इस पे शोर डाल रही हैं उन हवाले से कि अगर चंद डिसऑनेस्ट लोग इमरान खान की पार्टी से बिकना भी चाहते हैं तो ये तो अच्छा अमल है कि उनका ये मंडी खत्म हो जाएगी और ये चोर बाजारी खत्म, रास्ता बंद हो जाएगा। चूंकि दरीना मुतालबा रहा है पीपल्स पार्टी का भी और नून लीग का भी कि ओपन बैलेट के जरिए शफाफ इलेक्शन सेनेट के होने चाहिए, और अगर उनकी इस बात के वो इस वक्त जो उनकी मुखालफत है उसको भी अगर सामने रखा जाए तो ये तो मेरा ख्याल है मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा ऐसा इक़दाम है कि उनका दरीना मुतालबा भी पूरा हो रहा है। और अगर ये भी बात मान ली जाए कि चंद डिसऑनेस्ट लोग अगर इसमें उनकी चोर बाजारी का रास्ता बंद हो रहा है तो ये तो एक अच्छा ऐसा कदम है अखलाकी तौर पे। क्यों अलियास साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, ये पार्लियामेंट है, अदालतें हैं, हम वहाँ यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं प्रिज्यूमेबली कि वो बड़े अपराइट लोग हैं। अब अगर हम पिछले कुछ अरसे से देखें तो पार्लियामेंट के अंदर जो रियल गवर्नेंस है उसके ऊपर तवज्जो नहीं है, और अपोजिशन का काम तामीरी अपोजिशन से हट के सिर्फ ये रह गया है कि किस तरह से हुकूमत को गिराना है, किस तरह से इसके लिए मुश्किलात पैदा करनी है। और इस सिलसिले में जो लोगों के मसाइल हैं उनसे तवज्जो हट जाती है। इवन के बाज़ औक़ात वो ऐसे इक़दामात भी और ऐसी स्टेटमेंट्स भी देने से गुरेज नहीं करते जो कि रियासत के खिलाफ होती हैं। तो इसके ऊपर मैं अज़हर सिद्दीक़ साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या आप सजेशन देंगे किस तरह से इन मामलात को आगे ले जाया जाए कि लोगों के मसाइल भी हल हों? अब आम लोगों को क्या लगे कि ओपन बैलेट से इलेक्शन होना है या नहीं होना,
लोग तो इस हद तक भी समझते हैं कि उनके वोट की अहमियत ही कोई नहीं, क्योंकि उनके मसाइल को कोई हल ही करने वाला नहीं। इलियास साहब, आपने बड़ी जबरदस्त और रेलेवेंट बात की है, गुड गवर्नेंस की बात और बाकी जो नॉर्मल मसाइल की बात है। हम और यहाँ पर अगर आप देखें ना, अपोजिशन इंटरेस्टेड होती है ना गवर्नमेंट करने वाला, यानी ये तमाम सियासी जमातें अगर देखें तो पिछले 30 35 40 सालों से देखें यही वो शक्लें हैं जो जी एक शक्ल से बिल्कुल। बदल कर दूसरी शक्ल में आते हैं। जी और वजह बिल्कुल। क्या है कि हम शेडो कैबिनेट बनी बनाते हैं। हम मिसाल के तौर पर हम कहते हैं महंगाई खत्म होनी चाहिए। महंगाई कैसे खत्म होनी चाहिए? गवर्नमेंट ने कहाँ गलती की है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह पेट्रोल कैसे कंट्रोल हो सकता है, यानी मुलाजमतें कैसे बेहतर मिल सकती हैं, ये जी। सारी चीजें तो आपको शेडो कैबिनेट में या अपोजिशन को लाया में सामने रखना है, वो तो रखते नहीं है। और लेकिन दूसरी हम लेकिन बात है कि हमने तामीरी चीजें। जी हमने देखा है कि अपोजिशन का तो सारा जोर इस सिलसिले पे रहता है कि किस तरह से इस हुकूमत को गिराया जाए, किस तरह स्कैंडलाइज किया जाए। और ये रवैया जैसे आपने कहा कि ये नया नहीं है, ये तकरीबन पिछले 20-30 साल से हम कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, और इसकी वजह से मुल्क का बेशुमार नुकसान हो रहा है। देखिए, बात बिल्कुल सच है, मगर बात है रुसवाई की। जी। ये शेरो शायरी में नहीं, हकायक में बात कहना चाह रहा हूँ। दूसरा सोचे जरा आप, मिसाल के तौर पर आप और हम दोस्त हैं, हम बैठ के, लेकिन हम जब स्टेट्समैन बन के सोचेंगे ना कि भाई हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, हम हजूम का या हम ग्रोह की शक्ल में नहीं चलना चाहते, हमारे लिए हमारा मुल्क अजीज है, तो हम फिर स्टेट्समैन बन के सोचेंगे। हम चाहेंगे तामीरी ट्रू। सियासत कैसे करनी है। ट्रू। हम जो गलतियां गलत को गलत कहेंगे। यहाँ तो वजह है कि आपके जो पार्टी लीडर हैं वो आपके गुरु हैं, वो पार्टी लीडर ही को सारा कुछ समझते हैं, उसी की बात में सारा कुछ फेंक देते हैं। वो स्याह करे सफेद करे, वो करप्शन कर रहा है, वो लूट मार कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, गलत कह रहा है, हम उसी को कहते हैं कि वो सारा कुछ हमारा, शायद वो पीर ही वो है, हमारा आलम ही वो है। तो हमने तो पोजीशन सारी ये बना ली है, जब तक तामीरी अपोजिशन नहीं आएगी, बेहतरी की तरफ सोचने के हवाले से स्टेट्समैन बन के नहीं सोचेंगे कि ये मुल्क कैसे चलेगा। और ये आप यहाँ अमेरिका में आप बैठकर देख लें, आप अपनी स्टेट्स में देख लें, जितने भी लड़ाई रही वो सारी आपके सामने। ट्रंप ने कैसे हालात पैदा किए, क्या क्या कुछ किया। और जब इक़्तिदार का इंतकाल का मामला आया तो बड़े पूरा अमन तरीके से सारा मामला हो गया। पहले लड़ाइयां बहुत रही और उसके बाद बिल्कुल कानून अपनी हरकत में आया और जो लोग खिलाफ एक्शन लेना है वो सारा ले रहा है। लेकिन वहां इस तरह का मामला नहीं है। यहाँ तो हाल ये है पाकिस्तान के अंदर कि तमाम अपने मकासद पूरा करने के लिए जालिम सियासतदान अपनी औलाद को भी दाव पे लगा देता है। यहाँ पर इदारों को, आपकी फौज को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जाता है। यहाँ सही क्या बात। आपने अदारों की बात की, तो मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूंगा कि आपने देखा पिछले दिनों में जो एक रियासत पटिशन लेके गई थी इधर यूएस सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर तकरीबन मोर देन 150 कांग्रेसमैन के साइन थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे इस बिना पर खारिज कर दिया कि यू हैव नो स्टैंडिंग। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि जो कोई उठता है वो किसी भी मामले पे जाके स्टे ले लेता है। जो एक आम आदमी जिसको किसी चीज का पता नहीं होता उसको मतलब पुश करके तो हर मामले में, और हमारी अदालतें स्टे भी दे देती हैं। और इस तरह से सारा एक सिस्टम जो रुक के रह गया है, तो इस ऐसे में हुकूमतें कैसे चलेंगी जब जब हर चीज में जो अदालतें हैं वो उसको इंजंक्शन जारी कर देंगी। अच्छा, आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया। उसकी बुनियादी वजह हम ये देखें ना, हमारा वजह ये है कि हम सारा सिस्टम जो उठा के वो यूके से लाए हैं। जी। आपको पता है जो हम कॉलोनियल सिस्टम इसके अंदर रहे और ये सारे मामला चल के आए और हमने वही कानून साजी उसी वक्त की। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम पीपीसी ले लें, अगर 1860 में ले लें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 ले लें, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड ले लें 1905 ले लें, तो वो उसमें तरामीम सब जो हम टांके तो लगाते रहे उसके अंदर, लेकिन हमने कोशिश और काविश नहीं की कि नई कानून साजी करके पब्लिक ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड अवामी मसाइल को, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आईन पाकिस्तान 1973 था, उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और वजह यही थी कि हमने तवज्जो इस तरफ दी नहीं है। और दूसरा जो मैं समझता हूँ जो मेन वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जैसे आपके ममालिक यहाँ पर अमेरिका या इंग्लिस्तान या कनाडा वगैरह में अपने फॉल्स प्रोसिक्यूशन के हवाले से, अगर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के हवाले से या टॉर्ट के कॉन्सेप्ट के हवाले से जब देखा जाता है, कोई झूठा केस अगर लेके जाए, डिफेम करता है, तो डेफेमेशन के हवाले से देखा जाए तो उसे बड़े बड़े जुर्माने हैं, बड़ी बड़ी सजाएं हैं। और यही वजह है कि वो जो आदमी जो है ना, यहाँ तो वरना क्या हाल है, मैं आज जाऊँ जाके कोई गवर्नर हाउस मेरा है, मैं जाके एफिडेविट की बेल पे जाके स्टे ले लूंगा।
वो एक अलग बात है, वो चलना है, जब चैलेंज होगा, जब देखी जाएगी, बाद की बातें हैं, ये सारे मसाइल हमारी अदालत। लेकिन हमने एक ऐसा इफेक्टिव लाइसेंस सिस्टम, और इसमें मौजूदा गवर्नमेंट भी कसूरवार है कि एक अच्छी कानून साजी, वो टाइम इतना नहीं होता ना, ये लड़ाई चलती रहती है आपस में, तामीरी अपोजिशन होती नहीं है, वरना तो इस सारे मामला को अगर सारे एक पेज पे बैठे तो तमाम कानून, यानी कानून क्या नया बनाए, कौमी असेंबली में अक्सरियत, सादा अक्सरियत है, सेनेट में है नहीं, कानून साजी हो नहीं सकती, ऑर्डिनेंस का जरिए लाएगा तो ऑर्डिनेंस लाने से बड़े सवाल उठते हैं, और ऑर्डिनेंस की अपनी एक मियाद है, 120 दिन से ज्यादा चल नहीं सकता, ज्यादा 240 दिन पे ले जाए। अच्छा सदीक साहब, इलेक्शन कमीशन के हवाले से मेरा सवाल था कि इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या रोल हो सकता है इस सारे प्रोसीजर के अंदर? वो अपना कोई आईनी किरदार अदा कर सकता है, या वो अंडर द डायरेक्शन ही वो अपनी सारी, और आप भी कुछ फरमा रहे थे कि आपने कुछ पिटीशन या फाइल की है, उसके बारे में जरा बताएं व्यूअर्स को। अच्छा देखिए, ये असल में ये वीडियो तो आज आई है, मैंने 4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस और ये धांधली रोकने के लिए, पैसे का इस्तेमाल रोकने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन दी कि बाकायदा एक हाई पावर्ड कमेटी बनाए जिसमें नैब हो, FIA हो, एंटी करप्शन हो, स्पेशल ब्रांच हो, IB के लोग हों, ISI के लोग हों, MI के लोग हों, और FBR के लोग हों, SCCP के लोग हों, जो बाकायदा ये जो पैसों की हेर फेर हो रहा है ना, जो पैसे खरीद जाते हैं, इसमें हाई पावर्ड कमेटी के तमाम सूबों में और जहर जगह बनाई जाए जो बैठ के इस मामले को देखे। साथ साथ ही मैंने आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से भी लिखा कि सादक और अमीन, जो एक बंदा कहता है मैं सच्चा और अमीन हूं, तो वो ये इस तरह रिश्वत के काम तो नहीं करेगा, तो आर्टिकल 62 और 63 तो अमल दरामद हो नहीं रहा, ये भी मैंने लिखा। इसको इलेक्शन कमीशन का बहुत रोल है, आर्टिकल 218 यही तो कहता है, अगर सब आर्टिकल 3 दे लें कि ऑनेस्ट, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने और करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना है, और 220 के तहत वही इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट को हैं, ऑल एग्जीक्यूटिव को कह सकते हैं, इवन सदर पाकिस्तान या वजीर आजम को कह सकते हैं आए आकर मुआवनत करें इस हवाले से। लेकिन सेनेट, चूंकि वजह यह है कि सब सियासी मामला चल रहे होते हैं, अपनी मर्जी से लोग लगाए जाते हैं, वो अपने फायदे देखते हैं। अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुका है पाकिस्तान के अंदर अपने रिजल्ट लेने के हवाले से। ना वो करना, अगर नॉर्मल इलेक्शन लड़ना हो तो तादाद, पैसे की लिमिट दी होती है 10 लाख 20 लाख, कौन सा इलेक्शन है 10 या 20 लाख का? हाईकोर्ट बार का सदर का इलेक्शन लड़ना तो 5 करोड़ रुपए चाहिए, बार काउंसिल का इलेक्शन चाहिए तो 10 करोड़ रुपए चाहिए आपको इलेक्शन लड़ने के लिए। तो यहाँ अगर इलेक्शन लड़ना हो तो 20-30 करोड़ रुपए तो चाहिए, और सेनेट की सीटें जो एक बिक रही हैं, आप यही से 2 सीटें बिकी 1 अरब 20 करोड़ में, और 25 से 30 करोड़ के ये पैसे चल रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा है। इतने इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन वो इस्तेमाल करना चाहे तब कर सकता। इसमें सर जो वीडियो चल रही है वो 1 अरब 20 करोड़ टोटल सेनेटर्स के हवाले से, जो 20 सेनेटर्स थे उसके हवाले से थी वीडियो। बहरहाल मेरी गलत मालूमात हो सकती है, क्योंकि 4 से 5 करोड़ का जो है। बहरहाल मैं एंड पे चाह रहा था कि कोई आप सम अप कर दें सारे आईनी बहरान को, इसको आईनी बहरान कहना चाहिए, या इस सारे मामले को किस तरीके से आप देख रहे हैं, और ये किस तरफ जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है, और आगे चल के हालात क्या होने वाले? देखिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो बड़ी, हमारी इस पर अदालतें बहुत आज़ाद हैं। अभी तक जो मैं प्रोसीडिंग देखी है उससे तो मुझे नज़र यही आ रहा है कि वो भी बहुत कंसर्न है कि यहाँ पर करप्शन हो रही है, उस करप्शन को रोकना कैसे है, दरवाजे कैसे बंद करने हैं। और सेनेट के इलेक्शन बाहर जो नज़र आ रहे हैं वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मैं तो यही देख रहा हूँ कि ये इलेक्शन एट द एंड ऑफ द डे जो बाहर जो नज़र आ रहे हैं, मेरा अपना एक ओपिनियन है, हो सकता है गलत भी हो जाए, हो सकता है सही भी साबित हो जाए, कि ये इलेक्शन मुझे जो है ना आने वाले दौर में ये ओपन बैलेट से होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आम आवाम की आवाज भी है, यानी ये कहना कि जनाब प्रेशर डालने की कोशिश है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ऑर्डिनेंस ला के, सुप्रीम कोर्ट कोई किसी प्रेशर पे नहीं आती। आईनी प्रोविजन देनी है, कानूनी प्रोविजन देनी है, जो कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि मजाक बनाया हुआ है। वो हमारे सियासी जमातों ने वो तो बिला वजह इल्जाम लगाते रहते हैं, और इल्जाम लगाने में बिल्कुल इस तरह की बात को कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जी, ये आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि ये ओपन बैलेट से होने चाहिए, और इसी से मुल्क में तरक्की और खुशहाली की एक नई राह खुलेगी, और इससे पता चलेगा कि जो हमारे जो कानून साज हैं वो कितने सीरियस हैं मामलात में, और उनकी जो पेशा वराना महारत है उसमें मजीद बेहतरी आएगी। तो अदर सदीक साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपके टाइम का। मेरा आखिरी एक सवाल बनता है, बहसीत वकील होने के, चूंकि हम सब तीनों वकील हैं, अभी
मैं चाहूंगा अजहर सदीक साहब से एक आखिरी राय ले ली जाए कि इस्लामाबाद के अंदर जो वकला के चैम्बर्स को मस्मार किया गया और फिर वकला का जो रिएक्शन आया, इसके बारे में भी एक आखिरी कमेंट कर दें, ताकि हमारी वकला बरादरी के हवाले से या व्यूअर्स के हवाले से एक सही डायरेक्शंस का पता चल सके। अगर कोई आप यानी वकला के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं ये अपने व्यूअर्स को जो ना कुछ बताना चाहे, जरूर इसमें अपना। देखिए, हाँ हाँ, अभी बड़ी सीरियस सी बात है कि इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। इस वाक़े को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हमें याद है जब पीसीओ यहाँ लगा था तो अदालतों की तज़लील किया करते थे, तो हमारे सीनियर्स हमें कहा करते थे कि ये अदालतें वही हैं, चेहरे बैठने वाले कोई आते जाते रहते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस बचेंगे तो हम बचेंगे। तो इसकी तो बड़ा वाज़ेह तौर पर इसकी बिल्कुल कहीं नहीं, और बाकायदा उन लोगों को सज़ाएँ मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात जो है ना, तो ये वकला गर्दी का लफ्ज़ है ना, ये बड़ा तकलीफ़देह हमारे लिए। 1,40,000 या 1,50,000 वकील हैं पाकिस्तान के अंदर। ये चंद 250 लोगों की वजह से पूरे हमारे प्रोफेशन को बदनाम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इसकी पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए। डॉक्टर्स के ये नहीं करते हैं, सहाफ़ी नहीं करते हैं, इससे ज्यादा करते हैं। और वही पार्लियामेंटेरियन, आपको याद होगा कि शहाद अली शाह जस्टिस के दौर में पूरी पीएमएलएन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या दौड़ी थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई, कितना बड़ा काम किया। अभी जुमेरात को ही देख लें कि पार्लियामेंट के अंदर जब ये ऑर्डिनेंस पेश हुआ था, सॉरी, जब ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 26 पेश की गई थी, उस वक्त क्या हुआ आपने सामने देखा, मारने को दौड़े, बैनर उठाकर ले यार, क्या मजाक हुआ। ये मैं समझता हूँ कि अदम तशद्दुद का जो मामला है ये खत्म होना चाहिए। हमें बड़े अपना पॉइंट ऑफ व्यू का तरीकाकार, लेकिन हमारे यहाँ कानून में रेमेडी भी नहीं दी। वो रेमेडी का भी कोई तरीकाकार होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई बात है, बजाय ये हमारे अदालतों में एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसकी कोई ना कोई रेमेडी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि वायलेंस जो है उसे हर सूरत में कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इसमें ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो वकला आते हैं उनके भी कुछ जेन्युइन मसाइल होते हैं। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो इस सूरत हाल में गए क्यों? तो इसके साथ ही नाज़रीन, हाँ, हम तमाम देखने वालों का और अपने पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं और मज़ीद आपसे नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत थैंक यू शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।